इस वीडियो के माध्यम से हमारी यूनिट 3 का लेसन 3 अर्थात राजनीतिक सहभागिता पॉलिटिकल पार्टिसिपेट का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम राजनीतिक सहभागिता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य क्या है? देखिए, नाम से पता चल रहा है, यानी राजनीति में लोगों की भागीदारी, यानी प्रत्यक्ष रूप से ही राजनीति में जनता के द्वारा भाग लेना ही क्या कहलाती है? राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। तो हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता क्या है। राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में विशेष महत्व रखती है। इसका अर्थ है जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी, यानी हमारी राजनीतिक जो भी अवधारणाएं होती हैं या राजनीतिक जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, इन संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जनसाधारण की प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो भागीदारी होती है वही क्या कहलाती है? राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। हम बात करें आगे कि जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, यानी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के द्वारा, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि जो अपनी जनता की आकांक्षाओं के लिए जो कार्य करते हैं या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता के लिए जो कार्य किया जाता है या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्य प्रयास अपनी राजनीतिक व्यवस्था में संचालन करना, यानी प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होना ही क्या कहलाता है? राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के लिए कार्य करते हैं। अगर प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के लिए कार्य नहीं करेंगे तो जनता उसको क्या कर देती है? वापस उसको रिकॉर्ड कर लेती, उसको बुला लेती है। तो अर्थात राजनीतिक सहभागिता का मतलब है कि जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होती है, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनता क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लेती है और शासन संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? राजनीतिक सहभागिता कहेंगे। तो देखिए, सुचारू संचालन, देखिए कि राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में जन भागीदारी, यानी लोगों की जो भागीदारी जो सुनिश्चित होती है उसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक सहभागिता कहेंगे। अर्थात इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता या फिर क्या कहा जाएगा? उसे राजनीतिक सहभागिता कहा जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यानी राजनीतिक सहभागिता या हम कहें कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए अगर हम कहें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कौन से देश में पाया जाता है? उस स्विट्जरलैंड में, यानी विश्व पे स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। और पहला राष्ट्र होने की वजह से इस स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर स्विट्जरलैंड में जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का क्या होता है? अधिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां की जो जनता होती है वो शासन व्यवस्था में या शासन संचालन में प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? भाग लेती है। अगर प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है या उनकी आकांक्षाओं के अनुसार अगर कार्य नहीं करता है तो वह जनता उस अपने प्रतिनिधि को क्या कर लेती है? वापस बुला लेती है। और ऐसा विश्व में एकमात्र पहला जो राष्ट्र था वो कौन सा था? स्विट्जरलैंड। इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता का शासन। अर्थात लोकतंत्र डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी डिमोस प्लस क्रेसिया दो वर्णों से बना है। डिमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो
राजनीतिक सहभागिता होती है उसमें जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है अर्थात जहां पे जनता का शासन होता है उसका प्राण तत्व मानी गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व किसे कहा गया? राजनीतिक सहभागिता को। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज वास्तव में एक सहभागितापूर्ण समाज होता है। क्योंकि संपूर्ण लोकतांत्रिक जो समाज होता है वो क्या करता है? सहभागितापूर्ण समाज होता है। इसका मतलब यह कि संपूर्ण जो सभी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं और शासन व्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिसमें राजनीतिक सहभागिता अपना क्या करती है? अपना महत्वपूर्ण क्या करती है? योगदान देती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक सहभागिता कहेंगे। हम अब बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता का अर्थ। ठीक है, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का जो जनक है वो किसे माना गया? व्यवहारवाद को कहा जाता है। इसे कहा जाता है व्यवहारवाद को, क्योंकि इस अवधारणा का जो प्रारंभिक जो संदर्भ है, इस अवधारणा का जो प्रारंभिक संदर्भ है वो किनके लेखों में प्राप्त होता है? रूसो का जो लेख था सोशल कॉन्ट्रैक्ट डायवाइल। ठीक है, तो ये इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या किया? उन्होंने अध्ययन किया तथा गणतंत्रवादियों के लेखों से ये प्राप्त होता है। किसका? राजनीतिक सहभागिता का। ठीक है, इसलिए राजनीतिक सहभागिता का जो जनक है वो किसे माना जाता है? व्यवहारवाद को माना जाता है। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता का कि राजनीतिक सहभागिता है क्या? तो राजनीतिक सहभागिता का मतलब होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर, राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी, यानी राजनीतिक व्यवस्था में कि राजनीतिक व्यवस्था के जो भी स्तर होते हैं, जितने भी स्तर होते हैं, उन संपूर्ण स्तरों में नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी ही क्या कहलाएगी? राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। अर्थात इसमें जनता क्या करती है? अपने शासन नीतियों में, जनता अपने शासन नीतियों में क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है तथा सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर क्या करती है? अंकुश लगाती है। अभी मैंने बताया कि राजनीतिक सहभागिता या जो भी लोकतांत्रिक जो राष्ट्र होते हैं जहां पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है वहां पे जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरते हैं। अगर जनता की आकांक्षाओं के आधार पर अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो जनता उसको क्या कर लेती है? वापस उसको रिकॉल कर लेती है, उसको वापस बुला लेती है। इसलिए ये कहा गया कि जो राजनीतिक सहभागिता है उस राजनीतिक सहभागिता में जो जनता होती है वो क्या करती है? अपने शासन नीतियों में प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? भाग लेती है और सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर क्या लगाती है? वो अंकुश लगाती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख स्वरूप। राजनीतिक सहभागिता के दो प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। एक है इसका विकासपरक स्वरूप और दूसरा है लोकतांत्रिक स्वरूप। विकासपरक स्वरूप का मतलब होता है कि इस राजनीतिक सहभागिता में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता का जो विकास था वो कब से माना गया? इसका कैसे इसका विकास हुआ? तो इसका विकास धीरे धीरे हुआ और आज अगर हम बात करें तो आज की जो वर्तमान टाइम में जो स्वरूप है राजनीतिक सहभागिता का वो स्वरूप कौन सा है? लोकतांत्रिक स्वरूप। तो हम बात करते हैं पहले विकासपरक स्वरूप की। ठीक है, तो हम देखते हैं विकासपरक स्वरूप अर्थात विकासपरक प्रकृति किसकी? राजनीतिक सहभागिता की। स्वरूप का मतलब प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी थी? तो विकासपरक स्वरूप का समय है वो लगभग कब माना गया? 1940 से लेकर और 1950 का दशक में माना गया है। ठीक है, कि राजनीतिक जो सहभागिता है उसका जो विकासपरक जो प्रकृति है, इसकी जो विकासपरक जो स्वरूप है उसका जो समय है वो 1940 से 1950 के दशक में माना गया, क्योंकि इसमें जनता धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्थाओं में
इसमें जनता धीरे धीरे क्या की कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में भागीदारी इसमें प्रारंभ हो चुकी थी, कि जनता धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था में धीरे धीरे क्या लेने लगी, भाग लेने लगी। क्योंकि पहले राजनीति की व्यवस्था के प्रति लोगों में कोई रुझान नहीं था, लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते थे। 1940 के दशक जैसे प्रारंभ हुआ तो उसमें धीरे धीरे जनता, और 1940 और 1950 के दशक में आते आते जनता ने प्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे अपने राजनीतिक व्यवस्थाओं में भाग लेना प्रारंभ किया। इसी प्रकार से हम उदाहरण की बात करें, जैसे हमारे भारत में 1950 या था 1951 के दशक का अर्थात 1951 में हमारे प्रथम आम चुनाव हुए, और प्रथम आम चुनाव में जनता ने प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन नीतियों में भाग लेना प्रारंभ किया। तो इसीलिए माना गया कि जो राजनीतिक सहभागिता का जो विकास है वो कब से माना जाता है, 1940 से लेकर 1950 के दशक से, ठीक है। क्योंकि इसमें जनता धीरे धीरे अपने राजनीतिक व्यवस्था में क्या उन्होंने भागीदारी प्रारंभ हो चुकी थी। और वो कैसे, जैसे देखिए उदाहरण के लिए जैसे वोट देने व दिलाने का अधिकार, क्योंकि 1951 में हमने भी वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। चंदा देने की याचिका, ठीक है, प्रस्तुत करना, प्रतिनिधियों पर दबाव डालना, ठीक है, ये सब व्यवस्थाएं, धरना प्रदर्शन करना इत्यादि, ये सभी राजनीतिक सहभागिता के क्या माने गए, औजार माने गए। अतः राजनीतिक सहभागिता का जो विकास था वो 1940-50 के दशक से प्रारंभ हुआ, और इसके जो प्रमुख औजार माने गए वो कौन से माने गए, जैसे वोट देने का अधिकार जनता को मिला, ठीक है, चंदा देने और याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार जनता को मिला, प्रतिनिधियों पर दबाव डालने का अधिकार लोगों को मिला, तथा धरना प्रदर्शन आदि ऐसे कार्य करने का अधिकार है वो किसको मिला, जनता को मिला। तो ये सब हमारे राजनीतिक सहभागिता के क्या माने गए, औजार माने गए। इसलिए धीरे धीरे शासकीय गतिविधियों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे शुरुआत में हमारे कुछ ही राजनीतिक दल थे, आज अगर हम बात करें तो लगभग हमारे 55-56 राजनीतिक दल अस्तित्व में है। तो इसका मतलब ये कि धीरे धीरे शासकीय गतिविधियों में भी क्या हुई है, अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई, अप्रत्याशित बढ़ोतरी। तो ये सब किसके तो आ गए, विकासपरक स्वरूप के जो राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख औजार बने गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक सहभागिता में लोकतांत्रिक स्वरूप की, ठीक है। अब लोकतांत्रिक स्वरूप, लोकतांत्रिक स्वरूप, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता की ओर मुखर कर दिया था, उसे आकर्षित किया है। यानी राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक सहभागिता में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जो राजनीतिक जो सहभागिता है और जिसके द्वारा जो राजनीतिक लोगों या राजनीतिक सहभागिता की ओर जो राजनीतिक व्यवस्था का जो ध्यान आकर्षित किया है वो किसके द्वारा किया गया, सोशल मीडिया के द्वारा। और विकसित समाज के हर सामाजिक पहलू और विकसित समाज के हर सामाजिक पहलू का जुड़ाव किससे कर दिया गया, राजनीतिक सहभागिता। अर्थात राजनीतिक सहभागिता का जो गहरा जुड़ाव है वो किनसे हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, ठीक है। तो यह है हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप, एकता विकासपरक स्वरूप। इसी प्रकार से लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में कुछ विद्वानों ने कहा है, जैसे पहले कहा पेरीमोदे ने। पेरीमोदे क्या लिखते हैं इसके बारे में, राजनीतिक सहभागिता के बारे में, कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित, राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से संबंधित होती है। यानी राजनीतिक सहभागिता से संबंधित जितनी भी पुस्तक होती है वो सब किससे संबंधित होती है, लोकतंत्र से। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहां पे राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों की जो सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता अधिक होगी उसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, लोकतंत्र होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही रहा कि राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक व्यवस्था का जो व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता का जो सीधा जो शासन संचालन है उसमें जो लोगों की जो मुख्य रूप से जो उसका जो संबंध होगा वो किससे संबंध होगा, लोकतंत्र से संबंधित होगा। इसी प्रकार से कास और मार्क्स महोदय ने कहा, क्या लिखा उन्होंने, कि राजनीतिक सहभागिता की धारणा, राजनीतिक सहभागिता की धारणा किस अवधारणा पर केंद्रित होती है, लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में
केंद्र में अवस्थित है। केंद्र में क्या है? अवस्थित है। कहने का तात्पर्य कि राजनीतिक सहभागिता की जो धारणा है वो लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत या लोकतांत्रिक राज्य के केंद्र में क्या है? अवस्थित है। तो ये किसने लिखा? कास और मार्शली। पहले ने क्या लिखा कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित जितनी भी पुस्तक है वो संपूर्ण जो पुस्तक है वो किससे संबंधित होती है? लोकतंत्र से संबंधित होती है। जबकि कास और मार्श क्या कहते हैं कि प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है उसका जो केंद्र बिंदु है जिसके अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है वो इस लोकतांत्रिक राज्य के केंद्र में ही क्या होती है? अवस्थित होती है। तो यह है हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत नागरिक चेतना और सहभागिता, यानी लोगों के अंतर्गत नागरिक जो चेतना होती है वो कितने विकसित है और उनमें लोगों की क्या सहभागिता। कहने का तात्पर्य है कि जिन देशों में अधिकांशतः साक्षरता प्रतिशत अधिक पाया जाता है इसका मतलब राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान भी उतना ही अधिक होता है। तो देखिए नागरिकों की चेतना, नागरिकों की जो चेतना है वो किस पर आधारित होती है? उसके शैक्षिक स्तर पर आधारित होती है तथा उसके वैचारिक धरातल आदि वे तत्व हैं जो उनकी राजनीतिक सहभागिता को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। और यही कारण है कि जिन देशों में साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक होगा वहां के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता भी क्या होगी? राजनीतिक स्तर भी उतना ही क्या होगा? वहां का व्यापक होगा। यानी राजनीतिक सहभागिता भी उतनी ही व्यापक होगी और राजनीतिक स्तर भी वहां का उतना ही व्यापक होगा। तो यह है लोगों की नागरिक चेतना और सहभागिता। तो आज हम राजनीतिक सहभागिता वाले चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। राजनीतिक सहभागिता का अगला जो बिंदु है हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।